नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म GNU एकेडमी एजुकेशन पर। तो साथियों, आपको जैसा कि दिख ही रहा है कि यूपी पुलिस हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहने वाला है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग जहाँ भी होंगे आबाद होंगे, जिंदाबाद होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, आप लोगों को जैसा दिख रहा है मेरा नाम आप लोगों को दिख ही रहा है स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आज हम आपको एक मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट, हिंदी की मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको हर प्रकार के सभी प्रकार के क्वेश्चन को देखना होगा, सभी प्रकार के क्वेश्चन से मुक्कालात होगी आज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर मिक्स प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहने वाला है मेरा। ठीक है, बाकी का दोस्तों ऑलरेडी हमारे 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, जिनमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं और बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ रचनाकार और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची इनको लेकर हमने बात की है। ठीक है दोस्तों, उनमें भी हमने अच्छे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी पुलिस हिंदी की प्रैक्टिस सेट के तरीके से मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें हमने प्रश्न रखे हैं। तो आप लोग जाइए और उनको ज़रूर देखें। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और एकदम से ज़बरदस्त होगी आज की क्लास, और जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन से रूबरू हो जाना है कि कैसे किस टाइप के आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आगे आने वाले हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाएंगे यूपी पुलिस हिंदी का, जो कि आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, कितना मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार दिल से स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म GNU एकेडमी पर। तो दोस्तों, एक बार एक क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें कि आप लोगों को, आपके दोस्तों को भी पता होना चाहिए कि यूपी पुलिस हिंदी की जो मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट चल रहा है, बहुत ही दमदार, बहुत ही धमाकेदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है। चलिए तो जुड़िए फटाफट और फिर स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट जो भी होने वाला है। आपको हर एक क्वेश्चन से इतनी अच्छी तरीके से रूबरू कराएंगे कि आप भी देखेंगे क्वेश्चन क्या लेवल रखा है क्वेश्चनों का। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और आपके ये लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। आपका क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पढ़िए और फिर इसका जवाब दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। दोस्तों बताइए और ध्यान से पढ़िए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इसमें लिखा है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कि जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि संज्ञा और विशेषण तो आप लोगों को पता ही है अच्छी तरीके से। तो जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे हम क्या कहते हैं, आप लोग बताएंगे, फिर हम बताएंगे आप लोगों को कि जो क्रिया संज्ञा और विशेषण से दोनों से मिलकर बनती है, उनके संयोग से जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, उसे हम कहेंगे धातु नाम। जो क्रिया संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनती है उसे हम धातु नाम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब धातु नाम कहते हैं, बात करते हैं कि संज्ञा धातु नाम की। किसकी बात करते हैं? संज्ञा धातु नाम की। संज्ञा धातु नाम की, संज्ञा धातु नाम। अब संज्ञा धातु नाम से आप कोई शब्द बनाइए, जैसे कि मान लीजिए, जैसे हो गया पिलाना। क्या हो गया दोस्तों? पिलाना। बनाना, पिलाना, बनाना, बनवाना, बनवाना, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा धातु नाम से ही बने हुए शब्द हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि विशेषण धातु नाम से बने हुए शब्द किससे दोस्तों? विशेषण।
विशेषण धातु नाम से बने हुए शब्द। जैसे विशेषण धातु नाम से बने हुए शब्द जैसे कि हो गया गर्माहट, गर्माहट, चिकनाहट, चिकनाहट। ये शब्द किससे बने हुए हैं? ये शब्द बने हुए हैं विशेषण धातु नाम से। ठीक है, तो आपको पता चल गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे धातु नाम कहते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, आपको क्लास अच्छी लग रही है। आइए आगे और ज़्यादा मज़ा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए आपका अगला प्रश्न, आपकी स्क्रीन के सामने, फिर बताइए फटाफट। इसमें लिखा है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? दोस्तों ध्यान से समझिएगा, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? अब आप बताइए कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार महादेवी वर्मा है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर मुंशी प्रेमचंद हैं, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार, अगर हम बात करें प्रसिद्ध उपन्यासकार की दोस्तों, तो सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो हैं, सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार, तो सबसे जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं दोस्तों, तो वो हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है दोस्तों सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार? वो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, याद रखना ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आप कोई भी टेस्ट लगा लें, कोई भी परीक्षा का पेपर उठा के देख लें, सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है आपका, कौन सा प्रश्न और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार की बात करी जाए तो सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार आपके कौन रहेंगे? मुंशी प्रेमचंद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न है आपका? तो नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने, एक बार देखें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद जब आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें लिखा है, ध्यान से समझें, इसमें लिखा है अद्भुत रस का स्थायी भाव। अद्भुत रस का स्थायी भाव, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? इसमें ये पूछा गया है आपसे कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। चलिए आप लोग बताइए कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, या फिर उत्साह होता है, या विस्मय होता है, या फिर भय होता है। आपको पता है अच्छी तरीके से, भली भांति आपको पता है, जो क्रोध होता है वो तो किसका होता है? करुण रस का। ठीक है, क्रोध किसका होता है? करुण का। क्रोध किसका होता है? करुण का। उत्साह का, उसका उत्साह किसका होता है? वीरता का। वीरता का उत्साह होता है। ठीक है, भय का आपको पता है, भय काय का होता है? डर का। ठीक है, अब बात करी जाए अद्भुत रस का स्थायी भाव, तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। ठीक है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और बाकी के जो ऑप्शन है उनको भी हमने डिस्कशन किया कि क्रोध का क्या है, उत्साह का क्या है और भय का क्या है। आपको पता होना चाहिए कि सभी के स्थायी भाव आपको पता होने चाहिए, सभी रस और सभी के स्थायी भाव भी आपको पता होने चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं अद्भुत रस का स्थायी भाव, हो सकता है एग्ज़ाम में आपके लिए कुछ और पूछ दिया जाए, तो इसलिए आपको सभी के स्थायी भाव और सभी के रस पता होने चाहिए कि कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है। तो इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का आपको आंसर अच्छी तरीके से पता चल गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके बाद जवाब करने की, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें लिखा है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। दोस्तों क्या है? दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए।
यानी कि ये जो विकल्प दिए गए हैं आपको, इनमें से एक सही विकल्प चुनना है, सही वाक्य चुनना है जो वाक्य सही रूप से लिखा गया हो। ठीक है, आप लोग ये सबसे पहला ऑप्शन पढ़ें। इसमें लिखा है मैंने आपसे प्रणम किया, मैंने आपसे प्रणम किया, तो ये तो हो नहीं सकता। मैंने आपसे प्रणम किया, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। नॉनसेंस क्वेश्चन, नॉनसेंस लिखा है। इसमें दूसरे में लिखा है मैं आपको प्रणाम किया हूँ, मैं आपको प्रणाम किया हूँ। ऐसा लग रहा है कि विदेश से आया हो, ऐसे बोल रहा है मैं आपको प्रणाम किया हूँ। ऐसे कोई इन्होंने वो कर दिया हो, एहसान कर दिया हो कि मैं आपको प्रणाम किया हूँ। और तीसरा क्या लिखा है, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था। चौथा लिखा था मैं आपको प्रणाम किया था। तो आप लोग ये बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको सही लग रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों याद रखना, इसमें सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है मैंने आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मैंने आपको प्रणाम किया था। ये सही रूप से लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोग प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारा भी मोटिवेशन होता रहता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं उसका हमें फीडबैक मिल रहा है। ठीक है, और मुझे आशा है कि मैं अपने दोस्तों तक अच्छा से अच्छा कंटेंट पहुंचा सकूं। मेरी यही चेष्टा रहती है, मैं यही करना चाहता हूं कि हम अपने दोस्तों तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचा सकूं, जिससे कि उनकी तैयारी में और भी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको दिख ही रहा है, एक बार ध्यान से पढ़ें इसे और उसके बाद ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ध्यानपूर्वक जल्दबाजी में तुक्का लगाने की कोशिश मत करें, क्योंकि तुक्का में पता है आपको 50-50% के चांस फिर भी नहीं रहते, क्योंकि 4 ऑप्शन है, सभी ऑप्शंस में आपको पता है 25-25% का क्या रहता है, वेटेज रहता है। तो आपको पता है कि सभी ऑप्शन में से पूरा 100% होता है, लेकिन 25% आपके किसके चांस होते हैं, सही होने के चांस होते हैं, और 75% आपको पता है कि गलत होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से आपको 25% सही होने के चांस हैं और 75% गलत होने के चांस हैं। तो इससे अच्छा होगा क्यों ना गलत करें हम, इससे अच्छा होगा कि हम बिल्कुल सोच और समझ के 50-50 पर आ जाएं, उसके बाद फिर हम तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का नहीं मतलब फिर भी आपको जौन सा अच्छा लगे, जो अच्छा नहीं जौन सा सही लगे कि ये हो सकता है, उसी को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। चलिए, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और उसके बाद जवाब करने की कोशिश करें। तो इसमें लिखा है दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है शायद आज रोशनी गुल हो जाए, शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा ना हो, शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा ना हो। वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। अब आप बताइए इस वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कौन सा होगा, संकेतवाचक होगा या फिर विधानवाचक होगा या इच्छावाचक होगा या संदेहवाचक होगा। आप लोग बताइए, ध्यान से पहले इसे समझ लें कि इस वाक्य में क्या कहा है। इसमें बोला गया शायद, ये शब्द जो दिया है शायद, जो शायद शब्द दिया है, ये शायद शब्द का मतलब यही है कि हो सकता है शायद रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा ना हो। इस शायद शब्द का यही अर्थ है कि शायद हो सकता है कि रोशनी गुल हो जाए, लेकिन जाएगी नहीं। इसमें क्या है, इसको संदेह है कि हो सकता है रोशनी चली जाए, इसलिए सिनेमा ना हो। तो शायद शब्द का यही, इसलिए शायद शब्द का यही अर्थ निकल रहा है शायद शब्द से कि इनको क्या है, एक संदेह है कि शायद कि रोशनी चली जाए, गुल हो जाए और सिनेमा ना हो। तो इस वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पूछा है, तो इस वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद की बात की जाए तो वाक्य भेद इसमें होगा संदेहवाचक। कौन सा होगा दोस्तों,
संदेहवाचक वाक्य भेद होगा, क्योंकि इसमें शायद शब्द से ये हमें पता चलता है, क्योंकि हो सकता है, शायद संदेह है हमें कि हो सकता है कि रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा ना हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या प्रश्न रहने वाला है आपका। वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके। और दोस्तों ये वो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार इनको आपको देखने को मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, चाहे आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ पे जाएं, कोई भी टेस्ट लगाएं, मॉक लगाएं दोस्तों, इसमें आपको बार बार यही प्रश्न बार बार मिलेंगे। इसलिए हम बार बार आपको यही बताना चाहते हैं कि मैं आपके लिए वो प्रश्न लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी को लगा हुआ है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या है। दोस्तों बड़े ध्यान से समझ लेना कि उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, प्रश्न बार बार भर भर के प्रश्न पूछा जाता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में कौन सा ये उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों याद रखना, आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से पढ़ के जाना कि और मैं भी आपको उपसर्ग प्रत्ययों के प्रश्न बार बार करवाऊँगा। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको उपसर्ग प्रत्यय के प्रश्न हो सकता है देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छे से अच्छे प्रश्न लेके आऊँगा आपके लिए। जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे हो कि बहुत ही शानदार प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं कि जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको नज़र आ ही रहे होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसमें आप लोग बताइए, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। बताइए दोस्तों, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय क्या है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि लौकिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आप लोग सबसे पहले ये देखें कि लौकिक शब्द में प्रत्यय तो जो है वो है ही, लेकिन उससे पहले लौकिक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। आप लोग लौकिक शब्द का क्या कीजिए, संधि विच्छेद। तो लौकिक शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे, लौक धन इक, लौक धन इक, लौकिक, ये क्या होगा, लौकिक शब्द का संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। लौकिक शब्द का दोस्तों क्या हो गया, संधि विच्छेद। अब आप लोग समझ आइए, प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द में पीछे से जुड़े, जो किसी शब्द में पीछे से जुड़े वो प्रत्यय होता है। अगर किसी शब्द में कोई चीज़ आगे से ऐड हो रही है, आगे से, तो वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। ये बात आपको अच्छे से पता है, और पता नहीं है तो पता हो जानी चाहिए अच्छे से। तो इस शब्द में, लौकिक शब्द में बताइए कि पीछे क्या जुड़ा हुआ है। पीछे क्या जुड़ा हुआ है, इक जुड़ा हुआ है। लौकिक में पीछे क्या जुड़ा है दोस्तों, इक जुड़ा है। तो लौकिक शब्द में प्रत्यय की पूछा है कि प्रत्यय क्या है, तो आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि लौकिक शब्द में प्रत्यय होगा इक, ठीक है। आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आ चुके होंगे कि प्रत्यय क्या होता है और प्रत्यय, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, बस आपको पूरी बेहतरीन अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। बस एक बार आप लोग अच्छे से जुड़ जाइए और अच्छे से सपोर्ट भी कीजिएगा। देखो भाई, ये तो होना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए अगर इतना करें तो आप लोग सपोर्ट तो दिखाना ही चाहिए, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक और आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है ऊपर, दिन और दीन का क्या अर्थ है। दिन और दीन का क्या अर्थ है। आप लोगों को पता है, दिन का मतलब क्या होता है, दिवस। सबको पता है अच्छे से, दिन का मतलब दोस्तों क्या होता है, दिवस। और दीन कहते हैं, दीन गरीब, ये लोग हैं दीन दुखिया, तो इन लोगों की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, यानी गरीब लोग। कौन लोग, गरीब लोग, ठीक है। तो दिन का मतलब तो हो गया दिवस, और दीन का मतलब क्या हो गया, गरीब। ऑप्शन देखें, तुरंत फटाक से आंसर करें। दिन का मतलब क्या हो गया, दिवस, और दीन का मतलब क्या हो गया, गरीब, ठीक है। दिन का मतलब दिवस, दीन का मतलब गरीब।
एक फटाक से ऑप्शन देखें, फटाक से आंसर करें, ठीक है। और भी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। लिखा तो इनमें भी है दिवस, देखो यहाँ भी दिवस लिखा है, यहाँ गरीब गलत लिखा है, यहाँ गरीब नहीं, यहाँ गरीब लिखा है, तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया कि नहीं। तीसरे ऑप्शन की बात की जाए, यहाँ दिवस गलत लिखा, दिवस की दिवस लिखा, दिवस, यहाँ गरीब अच्छा लगा तो दिवस, तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया, ठीक है। बात करें, यहाँ दिवस नहीं लिखा, दिस लिखा, तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है, आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें लिखा है, वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द का चयन करें। बताइएगा क्या हो सकता है? जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द का क्या करें, चयन करें। दोस्तों बताइए। आप लोग एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि शोषण करने वाला क्या होता है? शोषक। शोषण करने वाला क्या होता है दोस्तों? शोषक। और जिसका शोषण किया जाता है वो क्या होता है? शोषित। वो क्या होता है? शोषित। इस प्रश्न में अब बताइए कि किसकी बात की गई है? वह जिसका शोषण किया जाए, यानी शोषण किया जाए, किसी का शोषण होने की बात हो रही है। तो जिसका शोषण किया जाए उसको क्या कहते हैं? शोषक कहते हैं या फिर शोषित कहते हैं? कौन से ऑप्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? तो जिसका शोषण किया जाए उसको दोस्तों क्या कहते हैं? शोषित कहते हैं। क्या कहते हैं? शोषित। और जिसके द्वारा शोषण किया जाए उसको क्या कहते हैं? शोषक, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसे क्या कहते हैं? उसे शोषक कहते हैं। और ये तो अत्यंज, अनाकांता, ये कोई मतलब की नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? अब आप लोग ध्यान से समझिए, ये क्या है? ये पर्यायवाची आ चुका है आपका। क्या आ चुका है दोस्तों? पर्यायवाची आ चुका है, ध्यान से समझ लें। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, तो ध्यान से समझें और फिर आंसर करने की कोशिश करें दोस्तों। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? देखो, शिव यानी महादेव, ये तो बिल्कुल है। इसमें पूछा नहीं है, तो शिव यानी महादेव, ये तो है। पशुपति, ये भी शिव का, महादेव का एक क्या होता है? समानार्थी शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, ये भी है। शंकर, शिव शंकर एक ही बात है, ये भी है। बात करते हैं चक्रपाणी। चक्रपाणी दोस्तों भगवान विष्णु का क्या है? एक समानार्थी शब्द है और पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो चक्रपाणी किसका है दोस्तों? ये भगवान विष्णु का है, ये शिव जी का अर्थ नहीं है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं और आपको मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं हम। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट अगला कौन सा प्रश्न रहने वाला, वो भी धमाकेदार, यूँ ही। एक बार ध्यान से पढ़ें और फिर देख लीजिए कितना मज़ा आने वाला है। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द बताइए। अब आपको रूढ़ शब्द पता होना चाहिए कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द बताइए कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। दोस्तों बताइएगा, निम्नलिखित में से आपसे रूढ़ शब्द पूछा है कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो हम आपको बता दें कि रूढ़ शब्द, कौन से शब्द? रूढ़ शब्द वो होते हैं दोस्तों जिनके खंड नहीं किए जा सकते, यानी इसका संधि जो भी शब्द हो, ये वो शब्द होते हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, ठीक है। वो क्या होता है? रूढ़ शब्द। अब इन 4 ऑप्शन में आप लोग देख लें कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसके खंड नहीं किए जा सकते, और खंड अगर हो भी जाए तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, दूध वाला यानी दूध बेचने वाला, इसके खंड की, इसका अर्थ निकल आया, तो ये तो रूढ़ शब्द हो नहीं सकता। घुड़सवार, घोड़ा पर सवारी करने वाला, उसे घुड़सवार कहते हैं, तो इसके भी भाई साहब खंड हो गए और इसका अर्थ भी निकल आया। लंबोदर, ये इसका भी अर्थ निकल आया,
लंबोदर। बात करते हैं नाक। नाक, जो नाक शब्द है, नाक वो क्या है? एक रूढ़ शब्द है। इसका ना ही खंड हो सकता है और ना ही इसका कोई अर्थ निकल सकता है। ठीक है, खंड होने के बाद किसी का भी अर्थ नहीं निकले, वो कौन से शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। कोई भी आप लोग कभी भी याद रखना कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, कि रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी खंड नहीं किए जा सकते, या फिर खंड हो जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, याद रखना रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला कौन सा प्रश्न रहने वाला है आपका? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ इतना तो आपका हक ही बनता है। ये लाइक वाइक की बटनें छेड़छाड़ के लिए हैं, तो इनके साथ छेड़छाड़ें करते रहें करें। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, उसने कटोरा भर दूध पिया। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से पढ़ें एक बार और आंसर करने की कोशिश करें दोस्तों, इसमें लिखा क्या है। ठीक है, उसने कटोरा भर दूध पिया। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय शब्द की बात की गई है दोस्तों। उसने कटोरा भर दूध पिया, अव्यय शब्द की बात की गई है। अब आपको पता होना चाहिए इसमें उसने शब्द क्या है, कटोरा शब्द क्या है, भर क्या है और दूध क्या है और पिया क्या है। याद रखना दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि जो कटोरा शब्द है वह क्या है, वह क्या है? कटोरा दोस्तों क्या है? ये क्या है? एक पदार्थवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें दूध क्या है? दूध भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? याद रखना, दूध क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसमें पीना क्या है? पीना एक क्रिया है। क्या है दोस्तों? पीना एक क्या है? एक क्रिया है। ठीक है, क्या बचा है? भर। जो भर शब्द है वह क्या है? ये भर शब्द ही है अव्यय। उसने कटोरा भर दूध पिया, ये भर शब्द क्या है? यही है अव्यय। याद रखना, भर शब्द क्या है? अव्यय। आपको बस यही पता होना चाहिए कि कटोरा क्या है, इसमें क्या है और आपको अव्यय यूँ चुटकियों में आसानी से ढूंढना आ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है? अगला प्रश्न है आपका, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ध्यान से समझ ले, ध्यान से पढ़ें दोस्तों। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। इस शब्द में आपको बताना है क्या है, कौन सा वाचक है? संबंधवाचक है, उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक या फिर निजवाचक? ध्यान से समझें। इसमें घनश्याम ने अपने आप, जो एक शब्द दिया है इसमें, अपने आप, इसमें एक शब्द दिया है अपने आप। इस शब्द क्या मतलब है? अपने आप मतलब खुद से। उसने खुद से कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, यानी निजी, किसी को बुलाया नहीं, उसने निजी तैयारी कर ली। तो इसमें कौन सा वाचक आपको दिख रहा है दोस्तों? साथियों, इसमें है निजवाचक। कौन सा है? निजवाचक। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझाने की। मुझे आशा है कि जैसे ही मैं पूरी कोशिश समझाने की कर रहा हूँ, ऐसी आप लोग भी पूरे मन से समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है? अगला प्रश्न लिखा है, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ध्यान से पढ़ें। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है? रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो बताएं आप लोगों के रीति का बहुवचन क्या है? रीति का बहुवचन रीतियाँ होगा, या फिर रीति होगा, या रीतियाँ होगा, या फिर रीतियाँ होगा? चलिए बताइए। सभी शब्द एक जैसे हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान से समझ लें उसके बाद बताएं। तो रीति का जो बहुवचन है वो हमेशा याद रखना, वो क्या होगा? वो रीतियाँ होगा। ठीक है, रीति का बहुवचन क्या होगा? रीतियाँ होगा। ठीक है,
इसमें देखिए रीति का छोटी की मात्रा चढ़ी हुई है इधर से, तो ये तो हो नहीं सकता, रीतियाँ लिखा है। और इसमें रीति लिखा है, रीति, ये तो हो नहीं सकता, रीति का रीतियाँ हो सकता है। इसमें रीतियाँ छोटी की मात्रा इधर से भी है, तो ये भी दोस्तों नहीं हो सकता। तो इसका कौन सा ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें लिखा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। याद रखना, ध्यान से समझ लीजिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस भाषा से संबंधित है, बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी भाषा से, संस्कृत भाषा से, तमिल भाषा से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, बताइए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके लिए। आप लोग बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। आंसर करने की कोशिश करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। चलिए हम आपको बताते हैं कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो दोस्तों साथियों संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। अब आपको पता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, यानी कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन सभी 22 भाषाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, तुरंत पढ़िएगा, अच्छे से जवाब करिएगा कि शुद्ध रूप कौन सा है। आपको इनमें से शुद्ध रूप बताना है कि शुद्ध रूप कौन सा है, इसमें से कौन सा ऐसा कौन सा शब्द लिखा है जो सही से लिखा है। जैसे शुद्ध वर्तनी से आपको लेके आए हैं, शुद्ध रूप बताना है कौन सा रूप शुद्ध है इन सभी में। चलिए फिर बताइए कि शुद्ध रूप कौन सा है। शुद्ध रूप कौन सा है, तादात्म्य या फिर तदात्म्य या तदत्मय, इनमें से सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब। तो इसमें से हम बताते हैं आपको कि सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो शुद्ध रूप की बात की जाए तो शुद्ध रूप है आपका तादात्म्य। तादात्म्य क्या है, शुद्ध रूप है। इसमें देखिए तादात्म्य ये तो शुद्ध रूप है ही नहीं, पढ़ने में ही अच्छा नहीं लग रहा और दूसरी बात देखने में भी सही नहीं है, सही नहीं लिखा है। एक बार शुद्ध वर्तनी करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि शुद्ध रूप कौन सा है। इसमें क्या है, तदात्म्य या फिर तादात्म्य होता है कि तदात्म्य, तदत्म्य ये भी नहीं है। तो शुद्ध रूप आपको पता चलेगा कौन सा है, तादात्म्य, ये क्या है, शुद्ध रूप, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात चलते हैं। अगला प्रश्न, मनोबल में कौन सी संधि है। दोस्तों ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें। आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब को प्रश्न लेके आए हैं हम, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मेरा कहना यही है कि आप लोग कोई भी देख लीजिए, कोई भी टेस्ट उठा के देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, उनमें बार बार प्रश्न यही पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए वही प्रश्न लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जिससे कि और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी पता लगे कि हिंदी की जो प्रैक्टिस सेट, मिक्स प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक बाइक की बटन छेड़ाछाड़ी करते रहें करें, इससे भी अच्छा लगता है। ये इसीलिए बनाई है कि आप लोग छेड़ाछाड़ी करते रहें इसके साथ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन बताइए कि मनोबल में कौन सी संधि है। मनोबल में कौन सी संधि है, बताएं जल्दी से। मनोबल में कौन सी संधि है, मनोबल में कौन सी संधि है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए
मनोबल में संधि कौन सी है, और दूसरी बात मनोबल संधि का संधि विच्छेद कीजिए पहले। मनोबल संधि का संधि विच्छेद कीजिए। तो मनोबल का जब संधि विच्छेद करेंगे तो मनोबल का संधि विच्छेद होता है मन, उसके बाद विसर्गे लगेंगी, मन धन बल, मन धन बल, ये होगा दोस्तों मनोबल का संधि विच्छेद। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो विसर्गे लग गई हैं बाद में, क्या लग गई हैं, ये जो विसर्गे आपको दिख रही हैं, इनसे क्या पता चलता है ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है दोस्तों। कौन सी है, विसर्ग संधि। कौन सी संधि है मनोबल में, मनोबल में कौन सी संधि है दोस्तों, विसर्ग संधि है। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार को प्रश्न है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें बच्चों को, सभी दोस्तों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि इसमें कौन सी संधि है। तो याद रखना, जब भी आप लोगों को संधि विच्छेद करके देखना है तो उससे पता चल जाएगा आपको कौन सी संधि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक बार ध्यान से पढ़ें, उसके बाद जवाब करने की कोशिश करें। ठीक है, इसमें लिखा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। इसमें लिखा है कि जो दिए गए एक शब्द दिया है पृथ्वी, जो पृथ्वी शब्द दिया है, इस शब्द का समानार्थी चयन करें। इस यानी इस शब्द का आपको क्या बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। ठीक है, इस प्रश्न का आपको, इस शब्द का आपको क्या बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी यानी पृथ्वी का धराधर होगा, या फिर अटवी होगा, भार्गवी होगा, या फिर धरित्री होगा। ये भी पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, याद रखना। तो पृथ्वी का जो समानार्थी शब्द है, जो इसका पर्यायवाची होगा, तो वो होगा धरित्री। क्या होगा साथियों, वो होगा धरित्री। धरित्री है जो पृथ्वी का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी का समानार्थी शब्द क्या होगा, धरित्री। ठीक है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला कौन सा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ध्यान से समझना दोस्तों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गड़बड़ी होती रहती है। ठीक है, हर एक दोस्तों को, क्योंकि इसमें पूछा गया संयुक्त व्यंजन ज्ञा ज्ञानी बनता है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा ज्ञानी कैसे बनता है, इसमें ये पूछा गया इनमें से कौन सा जोड़ा है जो संयुक्त व्यंजन बनाएगा। ठीक है, कैसे बनता है संयुक्त व्यंजन ज्ञा ज्ञानी, तो ध्यान से समझना दोस्तों, और आपको आता है तो प्लीज़ आंसर करने की कोशिश करें, और जिन दोस्तों को, जिन भाइयों बहनों को नहीं आता वो प्लीज़ एक बार समझ लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी यहाँ से। ठीक है, चलिए फिर आप लोग अब बड़े ध्यान से समझेंगे कि इसमें पूछा है कि संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। अब बात करेंगे, जो ज्ञा यानी संयुक्त व्यंजन बनता है वो बनता कैसे है। आखिर संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, इनमें से गा, इससे जा, गा और प्रश्ना, का और गा, कै, गे कैसे बनता है, चलिए हम आपको बताइए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संयुक्त व्यंजन कितने कितने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं, 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, सबसे पहले छ, क्षत्रिय वाला, त्रय, त्रिशूल वाला, ज्ञा, ज्ञानी वाला, री, री। ठीक है, तो अब बात करते, यही 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो इन संयुक्त व्यंजन ये बनते कैसे हैं। जो छ बनता है दोस्तों, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि संयुक्त व्यंजन 4 ही होते हैं, और चारों कैसे बनते हैं हम आपको बता रहे हैं, किन के संयोग से बनते हैं। तो ये जो छ बनता है, आधा का और शा, आधा का और शा, आधा नीचे हलंत जो लगा है का पर, ये आधा का है, आधा का और शा से बनता है छ। त्रिशूल कैसे बनता है दोस्तों, आधा ता और रा, ये बनता है त्रा। ठीक है, इन दोनों के संयोग से ये बनते हैं। ज्ञा ज्ञानी की बात की जाए तो ज्ञा ज्ञानी बनता है आधा जा, और ये हम लोग पढ़ते हैं चूली बनिया, इससे बनता है ज्ञा ज्ञानी। और री बनता है आधा रा और पूरा रा। दोस्तों ये हैं संयुक्त व्यंजन,
4 प्रकार के होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और री। अब छ कैसे बनता है? छ हमने आपको बता दी है कि छ कैसे बनता है। छ बनता है आधा का और शा से। त्र कैसे बनता है? आधा ता और रा से। ज्ञ कैसे बनता है? आधा जा और चुलबनिया से। उसका री कैसे बनता है? आधा रा और पूरे रा से। ठीक है, तो हम और आपके इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो ज्ञ ज्ञानी, क्या पूछा? ज्ञ ज्ञानी यानी ये पूछा है, ये कैसे बनता है? आधा जा और चुलबनिया से। तो इसमें प्रश्न ऑप्शन देख लें आप लोग, कौन सा है? ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर कि ज्ञ ज्ञानी कैसे बनता है? आधा जा और चुलबनिया से। आई होप आपको अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ में आ चुका होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट समझाने की, और मुझे आशा है कि आप लोगों को दोस्तों अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा आपसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है हमारा, जो कल होगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दें, उनको भी बताएं, उनको भी पता चले कि प्रैक्टिस सेट नंबर चल रहा है। तो बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं हम आपको, जिसमें आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार बस देखिएगा और आपको सभी प्रॉब्लम्स की समस्याएं हल हो जाएंगी। जहाँ तक मैं चाहूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुँचाऊँ, अच्छे से अच्छा आप लोगों की तैयारी को और भी अच्छा हो सके। तो दोस्तों मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और बस दोस्तों मिलते हैं अगली नई एक क्लास के साथ, जो भी हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आगे रहने वाला है। तो बस आप लोग जुड़े रहिए और अब सीखते रहिए दोस्तों, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माँ सरस्वती। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत ही स्वस्थ रहेंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से करते रहेंगे। लव यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।